बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान के आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल तक पहुंचने के इम्कानात इंतहाई कम हो गए हैं, क्योंकि अपने बकिया 3 टेस्ट मैच जीत कर भी वो 54.76 के परसेंटेज ही हासिल कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली, वहां तक पहुंची, उसको देखते हुए क्रिकेट के खेल में कुछ भी राय कायम नहीं की जा सकती। पिंडी और मुल्तान टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से हाथ धो बैठी है। अब होम ग्राउंड पर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के खिलाफ कराची के नेशनल स्टेडियम में बका की जंग लड़ेगी। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी मैच एक तारीखी मैच साबित हुआ था, जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराकर इस मैदान पर पहली मरतबा टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त से दोचार किया था। अब एक बार फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 22 साल बाद एक दूसरे का सामना करेंगी। अब देखना यह है कि इस ग्राउंड पर भी इंग्लिश टीम फतह के सफ़र को जारी रखेगी या फिर पाकिस्तान सीरीज़ में शिकस्त के खसारे को कम करने में सुरखरू हो जाता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ में इंग्लैंड को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है, लेकिन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच में बेजान पिच बनाने पर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने एक्शन ले लिया है। आईसीसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पिंडी टेस्ट में कई बैटिंग रिकॉर्ड्स बने, लेकिन बेजान पिच बनाने पर पिंडी स्टेडियम के डीमेरिट पॉइंट्स 2 हो गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का कहना है कि 5 डीमेरिट पॉइंट पर वेन्यू को 12 माह के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की मेज़बानी के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा, जबकि डीमेरिट पॉइंट्स 5 बरस तक बरकरार रहेंगे और मज़ीद डीमेरिट पॉइंट्स पर पिंडी वेन्यू की मेज़बानी ख़तरे में पड़ सकती है। पिंडी स्टेडियम को पिच को लेकर साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन ने सवालात उठाए थे, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा ने भी पिच पर मायूसी का इजहार किया था। आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पिंडी वेन्यू की पिच का फैसला सुनाया, जबकि पिंडी स्टेडियम की पिच को मुसलसल दूसरी बार औसत से कम दर्जे की करार दिया गया। इस साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी की पिच को इस नौयत का करार दिया गया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी पिच को 1 डीमेरिट पॉइंट दिया गया था। आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं दी न्यूज़ इंटरनेशनल के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल मोईशा साहब, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ़, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 3 टेस्ट, 4 एक रोज़ा मैच और 1 T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला। सीधा अब्दुल मोईशा साहब की तरफ चलूँगा। शाह साहब, अब जबकि नेशनल स्टेडियम कराची टेस्ट शुरू होने को है और पिंडी टेस्ट मैच वहाँ इंग्लैंड की टीम जीती ज़रूर, लेकिन इस पिच को 1 डीमेरिट पॉइंट मिल गया, जो कि 1 साल में 2 हो गए। या बड़ी अजीब सी बात है कि यही पिंडी की पिच थी जब मिड 90s में मुझे याद है कि मैंने क्लाइव लाइट का इंटरव्यू किया था, तो क्लाइव लाइट वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कहा था कि ब्रिस्बेन के बाद अगर मैंने कोई अच्छी पिच देखी है तो वो पिंडी स्टेडियम की पिच है। इसमें ग्रास है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिज़ल्ट के, और ऐसी पिच होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट के लिए। ओवर द ईयर्स फिर क्या हुआ कि इस दफ़ा मुसलसल दूसरी दफ़ा इसको डीमेरिट पॉइंट मिला। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी डेड विकेट बनाई गई और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी डेड विकेट बनाई गई। मसला ये है कि जब आप बग़ैर किसी माइंड सेट के आप टेस्ट में जाते हो, सीरीज़ में जाते हो, और आप इस तरीके से जाते हो कि आप समझते हो कि इसको ड्रा हम कर लें, इस मैच को किसी तरह डेड विकेट बना के, प्लेसेड विकेट बना के, कोई ग्रास ना हो, नेचर के अगेंस्ट, उस पर्टिकुलरली जो स्टेडियम की पिच होती है उसकी नेचर के अगेंस्ट अगर आप पिच बनाने की कोशिश करोगे तो फिर यही हाल होगा। कोशिश की गई कि ग्रासलेस विकेट बनाएं। ये पिंडी की जो एक नेचुरल उसकी पिंडी की पिच का जो बिहेवियर है उससे हट के पिच बनाने की कोशिश की गई, और वो पिच इनसे ऐसी बनी कि वो वहाँ अंबार लग गए। आपको पता है सेंचुरियों के अंबार लग गए, स्कोर के अंबार लग गए, स्ट्रोक ऐसी खेली जाती थी जिस तरह ये T20 गेम भी कोई मेरा ख्याल है शायद कहीं सड़क पे हो रही है कि जो बॉल आता है वही गायब हो जाता है, जो बॉल आता है वही गायब हो जाता है। इतना ही ज़्यादा प्लेसेड पिच मैंने कम से कम अपनी याद में नहीं देखी कि पिंडी स्टेडियम में इस किस्म की पिच बनाई गई हो। आपने अपनी दानिश में ऐसी पिच नहीं देखी और उसका खमियाजा पिंडी स्टेडियम की पिच को भुगतना पड़ा। 1 साल में 2 डीमेरिट पॉइंट उनके हो गए हैं। इस साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर टेस्ट मैच खेला, फिर इस साल दिसंबर में इंग्लैंड की टीम ने टेस्ट मैच खेला और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल जो है वो हरकत में आया और 2 डीमेरिट पॉइंट और 5 डीमेरिट पॉइंट का मतलब ये कि 12 माह की पाबंदी किसी बैनुल-अक़वामी मैच की मेज़बानी के हवाले से। अब्दुल रऊफ़ साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। 3 टेस्ट, 4 एक रोज़ा मैच और 1 T20 मैच का आपका तजुर्बा है
और आपने कई बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में टीम पाकिस्तान के साथ सफ़र किया, लेकिन मैच आपको 8 ही खेलने को मिले। लेकिन आप फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी लंबी खेले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो आपने पिंडी में भी खेली होगी। ये क्या हो गया पिंडी की पिच के साथ? आप जब खेलते थे तब भी ऐसी पिच थी? अगर हम गलती नहीं कर रहे तो पिंडी की पिच के बारे में तो कहा जाता था कि पाकिस्तान में बड़ी लाइवली पिच है, इस पिच के ऊपर जो है घास होती है, इस पिच के ऊपर जो है फास्ट बॉलर बैट्समैनों के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। देखिए, बहुत ही मेरा ख्याल है कि अफसोसनाक अमर है और मुझे काफ़ी दुख हुआ कि जब पिंडी की जो पिच है उसके बारे में इस तरह के रिमार्क्स दिए गए। और फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, जिससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ तो उसमें भी इनको नेगेटिव रिमार्क्स मिले और उसके बाद ये जो आईसीसी के रडार में थी और उसके बाद उन्होंने दोबारा इसको नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं, मार्किंग दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी ये पिच इस तरह की थी। ये डिपेंड करता है कि जो आपके मैनेजमेंट होती है कि किस तरह की पिचेस तैयार करते हैं। क्योंकि मैं बहुत लंबा अर्सा मुल्तान में भी खेला हूँ, रावलपिंडी में भी खेला हूँ, तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव जो विकेटें हैं वो बनती रही हैं और इन पिचेस में हमेशा से सपोर्ट होती रही है। बैट्समैन को भी सपोर्ट करती हैं और उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी सपोर्ट करती हैं। मगर जब आपकी इंटेंशन ही क्लियर ना हो, आप बैक फुट पे हो, आप डिफेंस करते जाना चाहते हो, आपको अंदर डर हो और कोई खौफ बैठा हो हारने का, तो फिर आप इस किस्म की पिचेस बनाते हैं। क्योंकि जो रेपुटेशन है पिंडी की और मुल्तान की पिचेस की, वो ये है कि यहाँ पर हमेशा ग्रास रही है और उसके बाद जो फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, बहुत दफ़ा देखने में आया कि रावलपिंडी में 3 दिन में फर्स्ट क्लास मैच, 2 दिन। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, यहाँ पर आपको रोकना चाहूँगा, ये पिंडी की पिच के ऊपर इतना रोना चल रहा है और हम दोनों टेस्ट मैच हार गए हैं। पहला टेस्ट मैच आखिरी दिन तक गया, दूसरा टेस्ट मैच एक दिन पहले ही निमट गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम पिचों का रोना तो रो रहे हैं, दोनों मैचों का तो रिजल्ट आ गया है। अब सवाल यह है कि दूसरी बात जो की जा रही है वो ये कि इंग्लैंड पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड नए इंटेंट के साथ खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई इस बात की तरफ नहीं आ रहा कि हमारा टीम सिलेक्शन ही अजीब व गरीब है। पहले टेस्ट मैच में हम 3 फास्ट बॉलर के साथ चले गए, इंग्लैंड 2 फास्ट बॉलर को खिला रहा है। दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड जो है वो 3 फास्ट बॉलर के साथ गया, हम जो है 2 फास्ट बॉलर के साथ गए। उसमें फ़हीम अशरफ 15वां टेस्ट मैच खेल रहे थे और पहली बार नया बॉल डाल रहे थे। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस पिच के ऊपर जहाँ 11 विकेटें मैच में अबरार अहमद ले गए, वहाँ इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने दोनों इनिंग में 12 आउट किए और हमारे स्पिनर जो है 18 विकेटें ले गए। ये क्या हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये भी अफसोसनाक है और जिस तरह के बार बार ऊपर चेंज की जाती है और उसके बाद सिस्टम के साथ उखाड़ पिछाड़ किया जाता है, तो ये जो आपका नीचे सिस्टम का खोखलापन है वो आपकी उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है जो आपकी प्रिपरेशन है टेस्ट टीम की। और कभी भी काफ़ी आप पिछला काफ़ी टाइम से देख लें कि जो पाकिस्तान की टीम है इस लॉन्ग फार्मेट में स्ट्रगल कर रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको मानने को तैयार नहीं है। और देखें कि जिस तरह इन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल डेड पिचेस बनाई हैं रावलपिंडी में, मुल्तान में, मगर उसमें ओवरऑल जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे उन्होंने डोमिनेट किया। तो मैंने आपके पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा कि हमारे पास नेचुरल टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान और ब्राज़ील एक ही टाइप के, वहाँ की फ़ुटबॉल नेचुरल और यहाँ पर क्रिकेट नीचे ग्रास रूट से मिल जाती है आपको। मगर आगे उसको रिक्रूट करना है और उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना और उसके बाद कौन से फॉर्मेट में कौन सा प्लेयर आता है, ये चीज़ अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कोचिंग स्टाफ है या जो उनका मैनेजमेंट है वो अभी तक इसको इम्प्लीमेंट करने में कम्प्लीटली नाकाम रहा है। आप जो टेस्ट फार्मेट के होते हैं उनको T20 खिला देते हैं, जो T20 फार्मेट के होते हैं उनको वनडे और टेस्ट मैच खिला देते हैं और जब पाकिस्तान आ जाता है तो फिर आपका सारा नज़ला डिफरेंट चीज़ों पर गिरना शुरू हो जाता है। तो इसमें अब देखें कि जो आपने फास्ट बॉलर खिलाए हैं वो किसी तौर पर भी मेरा नहीं ख्याल कि वो टेस्ट क्रिकेट के काबिल है। आपने इंग्लैंड की टीम देखी है, उन्होंने जो उनके जो बॉलर्स थे उनकी लाइनमेंट कंप्लीट थी, उनका बैलेंस था, वो कॉरिडोर में बॉलिंग कर रहे थे, उनकी जो उनकी जितनी भी डायरेक्शन थी वो टू द पॉइंट थी। मगर हमारे जो फास्ट बॉलर थे वो किसी तौर पर भी ये टेस्ट क्रिकेट पर पूरा नहीं उतरते थे और मैं ये जो बेसिक जो क्रेडेंशियल से फास्ट बॉलिंग के वो लैग कर रहे थे, जिस वजह से हमें बुरी तरह इंग्लैंड से शिकस्त हुई है। तो आपसे मिलने के लिए आए, यानी मेरा मतलब है सहाफ़ियों से मिलना आए पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के मीडिया बॉक्स में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा, उन्होंने अपने नाक के ऊपर अपना चश्मा रखा हुआ था और बड़ी मायूसी का वो इजहार कर रहे थे। मोई शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो इस तरह के मामलात हैं, अगर आप अगेंस्ट जाते हैं तो कहते हैं जी सहाफ़ी अपना एजेंडा चला रहे हैं, अगर आप जो है वो हकीकत पसंदाना बात करते हैं तो कहते हैं भाई आपने कितनी क्रिकेट खेली हुई है। तो क्या करें और क्या ना करें मोई शाह साहब? नहीं, मेरा ख्याल है ये अंदाज़ गलत है अगर क्रिकेट बोर्ड इस तरह का सोचता है। देखें, टेस्ट क्रिकेट ज़रूर हमने नहीं खेली हुई, लेकिन हमारा एक कवरेज का सालों साल का तजर्बा है
हम लिखते हैं, हम देखते हैं, हम कमेंट करते हैं और उसमें हम अच्छाई और बुराई को ज़रूर हाईलाइट करते हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम आपके शहर में रहते हैं, आखिरी बार कब मुलाकात हुई आपकी? मोहम्मद वसीम से प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात हुई। मोहम्मद वसीम से एक इधर नार्दन ने एक डिनर दिया था टू ऑनर चैम्पियन टीम, तो उसमें भी मुलाकात हुई। मुलाकात तो खैर रहती है, लेकिन आप जिस तरीके से आपने पॉइंट आउट किया कि हम नाक़िद हैं, हम क्रिटिक हैं, हमने क्रिटिसाइज़ करना है और जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो हमने तो उसमें क्रिटिसाइज़ करना है। जब आप टेस्ट क्रिकेट को ऐसा लेके चलते हैं कि आधा तीतर आधा, वो कप्तान बाबर आजम कह रहे हैं करें क्रिटिसाइज, लेकिन जरा पॉजिटिव अंदाज में करें, हम सुनेंगे ना आपकी क्रिटिसिज्म। नहीं आधा देखें आप ऐसे प्लेयर्स को आप रखते हैं, टेस्ट क्रिकेट में इन्वॉल्व कर देते हैं, वो जो ना बॉलर होता है फुल, ना उस बैट्समैन होता है, ये स्पेशलाइजेशन होती है। टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट स्पेशलिस्ट बॉलर और बैट्समैन। आप ऐसे खिलाड़ी रखेंगे जिस तरह मार्क वुड हैं, वो आपको विकेट लेके देते हैं, जिस वक्त आप निकालते हैं, जिस वक्त आपने उनको डाला, टेस्ट क्रिकेट खिलाया इंग्लैंड के लिए, उन्होंने विकेट ली। आप एंडरसन की तरह, आप रॉबिन्सन की तरह, इस तरह के आपको बॉलर चाहिए जो पाकिस्तान के चलें। बदकिस्मती से पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर उनको इंजरी का शिकार हो गए। कोई और ऐसी मतलब है कि आपको इस तरह की माइंडसेट से जाना चाहिए था, इस तरह की प्लानिंग से जाना चाहिए था कि आप कम से कम बैटिंग लाइन तो अपनी स्ट्रांग करते हो। बैटिंग लाइन भी सिर्फ अब सऊद शकील खेले हैं, आप देखें कि वो इसलिए खेले, वो तो उनके पीछे तो एक डोमेस्टिक क्रिकेट की सक्सेस स्टोरी है जो उनको इस पाकिस्तान टीम में लेके आई। इस तरह ही आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप के परफॉर्मर हैं उनको आप चांस दें। टेस्ट क्रिकेट में जो लंबी क्रिकेट खेलने वाले हैं, 4 दिन की, जो जिन्होंने अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कंक्लूड हुई है उसमें जिनकी परफॉर्मेंस है, उनको उन बैट्समैन को खिलाएं, ना कि आप वही वनडे, वही लिमिटेड ओवर क्रिकेट, वही T20 क्रिकेट के एक्सपर्ट्स जो हैं आप उनको ही चांस दें टेस्ट क्रिकेट में। चले मोहित शाह साहब, ये आपने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है और मैं इस पर डेफिनेटली आपसे बात करूंगा, क्योंकि हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि जी T20 की टीम लेकर आ गया इंग्लैंड और कप्तान कह रहे हैं कि वनडे की टीम लेकर आ गया, और आप कह रहे हैं कि जी वनडे के खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में खिलाएंगे तो फिर ऐसे ही नताइज आएंगे। तो चेयरमैन तो कह रहे हैं कि वनडे के प्लेयर होने चाहिए, कप्तान कह रहे हैं T20 के प्लेयर होने चाहिए, तो फिर आप कह रहे हैं कि वनडे के प्लेयर नहीं खेलने चाहिए, ये तो स्पेशलिस्ट का खेल है। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट नेशनल स्टेडियम कराची में पिंडी और मुल्तान में जीत के बाद इंग्लिश टीम सीरीज़ को 3-0 से ख़त्म करने की ख्वाहिशमंद। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेशनल स्टेडियम कराची में जीत के साथ अपनी नाकामी के मार्जिन को कम करने की ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन दोनों टीमों के कप्तान बड़े खिलाड़ी हैं और बाबर आजम और बेन स्टोक्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और बेन स्टोक्स की अगर हम बात करते हैं तो आखिरी 9 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन 8 वो जीतने में कामयाब रहे हैं, और बाबर आजम होम ग्राउंड पर मुसलसल 3 टेस्ट मैच हार गए हैं। और 1959 के बाद 63 साल में यह पहला मौका है कि पाकिस्तान को 3 मुसलसल टेस्ट मैचों में होम ग्राउंड पर नाकामी का सामना करना पड़ा है, और आखिरी 5 टेस्ट मैचों में बहैसियत कप्तान बाबर आजम को नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो अब्दुल रऊफ साहब, दोनों कप्तानों की जो अप्रोच है, दोनों कप्तानों का जो टीम को खिलाने का अंदाज़ है, उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि खिलाड़ी तो दोनों ही बड़े हैं? देखिए, नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है और बैट्समैन है पाकिस्तान का। और उसके अलावा अगर बेन स्टोक्स का देखें तो वो उसकी जो कैप्टनसी है उसमें काफ़ी एक नेचुरलपन नज़र आता है और वो काफ़ी अटैकिंग कैप्टन है। दूसरी जानब अगर बाबर आजम को देखा जाए तो वो थोड़ा सा अडॉप्टेड कैप्टन है और उनको उस तरीके से पूरी तरह अभी डेवलप किया नहीं गया, क्योंकि वो नेचुरल कैप्टन नहीं है और कैप्टनसी के लिए वो तैयार नहीं थे। उन पर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मगर इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है कि एक कसूरवार ठहराना चाहिए, क्योंकि उनको चाहिए था कि इनको प्रॉपरली इस बड़े जो एक ओहदा है इसके लिए उसको प्रॉपरली डेवलप किया जाता, उनको उनकी ग्रूमिंग की जाती है और उनको प्रॉपरली इस कैप्टनशिप के लिए तैयार किया जाता। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंस नज़र आ रही है। और उसके बाद जो मैं क्रेडिट है बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की टीम को, जो उनकी मैनेजमेंट है और उनके कैप्टन को दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन से आई हुई कोई टीम नहीं देखी कि जिन्होंने इतनी
अच्छी प्रिपरेशन की और जितने भी हमारे बैट्समैन थे उनको उन्होंने एक्सपोज किया जो उनकी वीकनेसेस थी, और इतनी उन्होंने पॉजिटिव, और उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पूरी सरतोड़ कोशिश की है कि डेड पिचेस बनाएं और वहाँ पर वो किसी ना किसी तरीके से इंग्लैंड को पकड़ने में कामयाब हो जाएं। मगर उसके बावजूद जो उनकी प्रिपरेशन थी वो 100%। लेकिन अब्दुल रऊफ साहब, मैं बाबर आजम के ऊपर अगर आपसे अगला सवाल करना चाहूँ कि बाबर आजम की जब हम बात कर रहे हैं तो बाबर आजम जो हैं वो थोड़ा सा दबाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं। 2 मुसलसल टेस्ट मैच और एज ए कैप्टन 5 में से 4 टेस्ट मैच हार जाने के बाद कोई भी कप्तान होगा वो दबाव तो महसूस करेगा। और बाबर आजम के ऊपर ये भी तनकीद हो रही है कि दोनों इनिंग में जब पाकिस्तान टीम हदफ का ताक़ुब कर रही थी, पिंडी में भी वो आउट हो गए और फिर मुल्तान में भी वो आउट हो गए, और उनसे तो सवाल भी हो गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर वक्त मैं परफॉर्म नहीं कर सकता और कभी मैं आउट भी हो जाऊंगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने की कोशिश करूं। और अगर इस साल 2022 की मैं बात करता हूं, जो 5 सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन हैं उसमें बाबर आजम भी शामिल है। जीरो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाबर आजम वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के, और जो उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मगर मेरा ख्याल है कि वो इतने बड़ी जो लेवल है उसके लिए वो तैयार नहीं थे। जिस तरह उन पे ये बर्डन डाला गया कैप्टनसी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको प्रॉपरली तैयार करना चाहिए था। अब जो उन पे प्रेशर बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है कि वो एक जो अग्रेसिव जो एक लैंग्वेज है पाकिस्तानी नेशन की या जो मीडिया की या सोशल मीडिया की, उसको वो प्रॉपरली अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं कर रहे। और यही चीज़ है कि जब आप देखते हैं किसी एक यंगस्टर आया और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर रहा है, उसका एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ऊपर थिंक टैंक बैठा हुआ था उसको सोच समझ कर उसको कैप्टनसी देनी चाहिए थी, उसकी ग्रूमिंग करनी चाहिए थी, उसको उसकी गेम को एंजॉय करने देना चाहिए था, उसको टाइम देना चाहिए था, उसको सीखने के लिए टाइम देना चाहिए था। मगर टू अर्ली उन पे ये बर्डन डाल दिया गया। और अब जितना भी क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो होता है एक चेयरमैन एक दिन होता है, अगले दिन कोई दूसरा चेयरमैन बैठा होता है और उखाड़ पछाड़ का ये सिलसिला जारी रहता है। तो वो जितना भी वो बर्डन या जितना भी ब्लेम है वो बजाय कि जो ऊपर वाले लोग हैं वो अपने कंधों पर लें और उनको बर्दाश्त करें और सामने आकर वो लोगों को जवाब दें, मीडिया को जवाब दें, सोशल मीडिया पर जवाब दें और आवाम को जवाब दें। वो एक जो नौ उम्र 9 तजर्बाकार किस्म का जो कैप्टन होता है आपका, उसको वो सामने कर देते हैं और इस वजह से वो थोड़ा सा दबाव का शिकार रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मैं किसी तौर पर भी बाबर आजम को इसका फॉल्ट कसूरवार नहीं ठहराऊँगा। इसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो थिंक टैंक है जिन्होंने इस पर ये एक्स्ट्रा बर्डन डाला है। सुना आपने गुफ्तगू, शाह साहब, आपने तो बड़े बड़े कप्तानों को क़यादत करते हुए देखा, जावेद मियांदाद, इंज़मामुल हक, वसीम अकरम, वक्कार यूनुस, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, मिसबाहुल हक और बाबर आजम। वो कहते हैं कि जीत के सारे दावेदार होते हैं लेकिन हार यतीम होती है। तो आपने बाबर आजम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी देखा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लेकिन मुल्तान में जब टीम हार गई तो हमने देखा कि वो थोड़ा सा उखड़े उखड़े थे, थोड़ा मिजाज में कड़वाहट थी। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि बैक टू बैक हमने क्रिकेट खेलनी है, सिर्फ ये कराची का टेस्ट मैच नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आ रही है। कि बड़ा ऑब्वियस है या जब आप इस नीयत से जाते हैं कि सीरीज़ या पहले 1-2 मैचेस आप ड्रा कर लें, और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो हमने सीरीज़ खेली वो भी इस नीयत से खेली कि शायद सारे तीनों के तीनों टेस्ट हम ड्रा कर लें, तो वो अचीव आप नहीं कर सके हो, वो बैकफायर कर गया। आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ हार गया और यहाँ तो अभी दोनों के दोनों टेस्ट हार गया। मुझे ये बताएं ना, ये स्ट्रेटजी, ये प्लानिंग किस काम आई कि जब आप डेड विकेटें बनाते हो फिर भी आप हार जाते हो? तो इससे अच्छा नहीं है कि आप ऐसी विकेट, लाइवली विकेट बनाओ, तो आपने एक्सप्रेस और फास्ट बॉलर आप रखो और जिस तरह पिंडी की विकेट की नेचर है उसके हिसाब से उसको खिलाओ। तो जीतना हारना तो फिर भी गेम में होता है। जिस तरह आप इस तरह आ रहे हो तो उस तरह अगर आप हारते हैं तो शायद वो ज़्यादा आपकी एक सीखने का आपके प्लेयर्स को मौका मिलता। और दूसरा, बाबर की कप्तानी की आपने बात की। देखें, कप्तान जब भी आप नया बनाते हैं उसको टोटल तीनों फॉर्मेट में आपने अगर कप्तान बना दिया तो उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर आपने डाला। ज़रूर बाबर को कप्तान बनाना था तो एक फॉर्मेट का कप्तान आप बनाते, स्लोली उनकी प्रोग्रेस होती, वो दूसरे फॉर्मेट के लिए तैयार होते, फिर उस फॉर्मेट में आप उनको कप्तान बनाते और फिर जाके टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाते। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब, और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल मोइशा साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिंडी और मुल्तान के बाद अब नेशनल स्टेडियम कराची में इंग्लैंड के साथ तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेल रही है। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था।
ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।